उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार दोस्तों, हिंदी सिनेमा के तजुर्बेकार गीतकार हैं नक्श लायलपुरी। कई सालों से नाजुको नर्म गीत लिखने का सिलसिला उनका जारी है। उनके पास है यादों का बड़ा खजाना। इन्हीं खजानों में से वे बांट रहे हैं अपनी यादों के उजाले विविध भारती के साथ। ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा। तो आइए सुनते हैं शायर और गीतकार नक्श लायलपुरी से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। आइए आज सुने इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी। नक्श लायलपुरी साहब, हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। राग रागनियों की बात करें तो जयदेव जी, उनको तो जय हासिल थी और उन्होंने बहुत कमाल किया, और उनके साथ में भी आपने काम किया। बड़े अच्छे अच्छे गाने लिखे आपने उनके लिए। जयदेव जी के बारे में जानना चाहेंगे। उनके तो 2 गाने आपने बताए, और कोई रचनाएं हो तो बताएं। जयदेव जी अच्छे कंपोजर थे, बहुत अच्छे कंपोजर थे। उनके बारे में एक प्रोड्यूसर ने कहा कि म्यूजिक लेना है, मैं सोचता हूँ जयदेव जी का म्यूजिक लें। मैंने कहा जरूर लीजिए, बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि यार वो आदमी इतना परफेक्ट हो गया है कि डर लगता है, पब्लिक की रीच से बाहर होता जा रहा है। उनकी कंपोजिशन में एक भी नोट ऐसा नहीं लगता जो बगैर किसी मकसद के लगाया गया। तो इतनी परफेक्शन जो है वो, मैंने कहा देखिए परफेक्शन होना ये क्वालिटी है, इसको आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि, लेकिन वो डर के उन्होंने जयदेव जी को साइन नहीं किया। और कोई रचना बताइए उनके साथ में। मैंने उनके साथ फिल्म की, एक को गाना सुनाना चाहता हूँ। वो मान जाइए एक फिल्म मैंने उनके साथ की थी। उसके हालांकि तीनों गाने बहुत खूबसूरत थे। एक किशोर जी ने गाया था, ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है, तेरे होंठों से इसको चुरा कर होंठों पर सजाया है। ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है। ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है। तेरे होठों से इसको चुरा कर होठों पे सजाया है। ये वही गीत है, ये वही गीत है। मैंने ये गीत जब गुनगुनाया, सज गई है ख्यालों की महफिल। प्यार के रंग आंखों में छाए, प्यार के रंग आंखों में छाए। मुस्कुराई उजालों की महफिल, मुस्कुराई उजालों की महफिल। ये वो नगमा है जो जिंदगी में रोशनी बन के आया है। तेरे होठों से इसको चुरा कर होठों पे सजाया है। ये वही गीत है, ये वही गीत है। हो
मेरे दिल ने यही गीत गाकर जब कभी तुझको आवाज दी है, फूल जुल्फों में अपनी सजाकर, फूल जुल्फों में अपनी सजाकर तू मेरे सामने आ गई है, तू मेरे सामने आ गई है। तुझको अक्सर मेरी बेखुदी ने सीने से लगाया है, तेरे होठों से इसको चुरा कर होठों पे सजाया है। ये वही गीत है, ये वही गीत है। और एक गाना जो मैं चाहता हूँ कि आप बजाएं, लोगों को सुनाएं, वो था बदरा छाए रे कारे कारे कजरा रे। अब ये बताइए कि आपने इस गाने को क्यों रिकमेंड किया? क्या मतलब, क्या ऐसी क्या बात है कि यही गाना क्यों सुनवाना चाहते? इसलिए चुना है इस गाने को कि इस गाने में एक अजीब सी लयकारी है। इसमें रिदम का एक हिसाब इस तरह से है कि सुनने में बड़ा आसान लगता है लेकिन मुश्किल है। वो गाना, वो धुन लिखने के लिए भी मुश्किल थी। अच्छा। और एक तरह से चैलेंज किसी अपना, लेकिन उस पे गाना अच्छा हुआ, खूबसूरत हुआ। और इसके साथ एक और बात है कि ये मुखड़ा लिखने के बाद तो जयदेव जी ने कहा कि अंतरा मैंने इसका कुछ सोचा नहीं है, आप अंतरा अपने तौर पे लिख के ले आइए, मैं उसको कंपोज कर लूँ। तो मैं अंतरे दूसरे दिन लिख के ले गया। तो अंतरे सुन के वो हैरान हो गए, स्टन हो गए, कहने लगे ये मीटर आपको सूझा कैसे? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कैसे सूझा, मैं सोचने बैठा, जो मीटर मेरे दिमाग में आया मैंने गाना लिख लिया। कहने लगे मैंने आपके जाने के बाद कंपोजिशन की अंतरे की, और वो वही मीटर है जो मीटर आप मुझे दे रहे हैं। ओह, क्या कहना, क्या कहना। ये कहते हैं ना, ये इसको कहते हैं रूहानी जो एक बात हो गई है, तो कि आपके अंदर भी वही धुन बह रही है और उनके अंदर भी वही धुन बह रही है। वाह, बहुत खूबसूरत बात।
आपके दौर में जब धुन कोई संगीतकार सुनाता था और गीत मांगता था या जो भी शायरी उसकी जरूरत होती थी वो सुनाता था, कहता है साहब इसके हिसाब से मुझे गाना चाहिए, और गाना गीतकार लिखता था, उसके बावजूद उसका स्तर जो था बहुत ऊंचा रहता था। उसमें कविता का सौंदर्य था, भावों का सौंदर्य था, सब कुछ, सारी चीजें एक कविता के शास्त्रीय पक्ष के हिसाब से अगर हम बात करें, एक गीत की संपूर्णता के हिसाब से यदि हम बात करें, तो उसमें वो सारा गुण जो था, साहित्य का पूरा सौंदर्य। धुन पर आज भी गाने लिखे जाते हैं, लेकिन वो बात नहीं है। मैं आपको एक बात खास तौर पे कहना चाहूंगा कि ये चूंकि कॉम्बिनेशन का काम, संगीतकार और गीतकार दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, उससे उस जमाने में संगीतकार शायरी को, शायर तो नहीं होते थे लेकिन शायरी को थोड़ा बहुत समझते जरूर थे। इसी तरह गीतकार जो थे वो म्यूजिक को थोड़ा बहुत जरूर समझते थे। एक दूसरे को समझ के जब काम होता तो यकीनन अच्छा होता है। मैं म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं जानता, कोरा हूँ, लेकिन मोटी मोटी बातें मुझे मालूम है। 7 मात्रा में अगर गाना लिखना है तो 7 मात्रा का मीटर क्या है, कहरवे में गाना लिखना है तो कहरवे का मीटर क्या है, दादरे में गाना लिखना तो दादरे का मीटर क्या है, समझे। और सुनते सुनते कान थोड़े बहुत सुर के नजदीक हो गए थे, सुर को समझने लगे थे, पता चल जाता था कि ये धुन की डेप्थ क्या है, इस पे किस किस्म के बोल आना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक बार सलील चौधरी साहब के साथ मैं बैठा था, तो मुझसे कहने लगे कि ये धुन नक्शा एक सुनाता हूँ मैं आपको, इस पे गीत लिख के दीजिए। धुन सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि इस पे किस किस्म का मैटर आना चाहिए, आप क्या सोचते हैं। मैंने कहा देखिए, धुन यूं तो हैप्पी धुन है, खुशी की धुन है, इसमें 2-1 नोट सैड लगते हैं धुन में। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे लड़की से वादा किया है लड़के ने मिलने आने का, उसके आने में देर हो गई है, वो सैड नोट जस्टिफाई हो जाएंगे। तो वो ऐसी कैफियत अगर इस धुन पे बोलों की हो तो मेरा ख्याल है अच्छा लगे। उनको बहुत अच्छी लगी बात और उन्होंने मुझसे गीत लिखवाया, मैंने लिखा। गीत अभी खत्म हुआ था कि उनके असिस्टेंट आ गए, कानून घोष। उनसे उन्होंने कहा कि भाई देखो नक्श साहब ने क्या खूबसूरत गीत लिखा है। तो कहने लगे दादा इस पे डुएट लिखवाइए तो बहुत अच्छा लगेगा। कहने लगे डुएट क्यों लिखवाएं, उसकी रीजन बता सकते। कहने आप लिखवा के देखिए, अच्छा लगेगा। कहने लगे देखिए नक्श साहब म्यूजिक के आदमी नहीं है, उन्होंने रीजन बताई कि इस पे बोल किस किस्म के आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। तुम म्यूजिक का काम करते हो, तुम कह रहे हो कि लिखवा के देखिए, रीजन बताओ कि डुएट क्यों लिखवाया जाए। तो उसका कोई जवाब नहीं बन पड़ा उनसे, और उन्होंने कहा कि तुम जहाँ हो वहीं रहोगे, तुम तरक्की नहीं कर सकते। गाना कौन सा था? वो गाना बाहर नहीं आया जी, लेकिन उनके साथ में आपने कुछ और फिल्में की? मैंने आखिरी उनके वक्त में वो एक गाना किया उनके साथ, एक फिल्मिस्तान का गाना किया था जो नहीं बाहर आया। एक गाना ये सीरियल का किया, रिश्तों में दरार आई, उसके कंपोजर वो जगजीत सिंह साहब ने। जगजीत सिंह ने गाया। कौन सी गजल आप कहें तो, अगर है 2-3 गजलें बताइए आप। टाइटल। और उस रिकॉर्ड का नाम भी यही रखा था, रिश्तों में दरार है। तो ये हमारे पास में है रचना और जगजीत सिंह की आवाज में है, तो हम सुनाते नक्श साहब। जी हाँ, बिल्कुल सुन श्रोता हूँ। रिश्तों में दरार आई, रिश्तों में दरार आई, बेटे ना रहे बेटे, भाई ना रहे भाई, रिश्तों में दरार आई। परखा है लहू अपना, पड़ता है ज़माने को, तूफ़ान
तूफान में कोई भी आया ना बचाने को, साहिल पे नजर आए। साहिल पे नजर आए, कितने ही तमाशाई रिश्तों में दरार आई। जब हम डेप्थ की बात करते हैं तो एक संगीतकार का और हमें नाम याद आता है, मदन मोहन साहब। मदन मोहन साहब की बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जिसका संगीत ऐसे लगता है कि वो धरती पर नहीं रचा गया, कहीं और से आया। कुछ तो उनकी ऐसी रचनाएं हैं, और उसकी एक वजह यह भी है कि लिखने वालों ने भी ऐसा लिखा और जो आवाज मिली उसने भी उसमें कमाल कर दिया। मदन मोहन साहब के साथ में भी आपने काम किया। मदन मोहन कोहली साहब फौज में रहे पहले वो, और मैंने सुना कि बड़े खाने पीने के बड़े शौकीन आदमी, बड़े मीठे आदमी, सुरीले आदमी, जैसा संगीत और वैसे ही स्वभाव भी था। उनके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, मदन जी के साथ मैंने 3 फिल्में की। कौन कौन सी? एक फिल्म तो बाहर आई नहीं, वो कंप्लीट होके रह गई। 2 फिल्में रिलीज हुई, एक प्रभात और एक दिल की राहें।
मदन जी के बारे में मैंने जो सुन रखा था कि बहुत सख्त आदमी हैं, और मैंने उतना ही नर्म पाया उनको। और शायद वो मेरी जिंदगी में पहले म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने कभी सर पे पहाड़ नहीं रखा। अच्छा। वरना क्या होता है कि अब बैठिए, अभी मुखड़ा कह के जाइए, वो सर पे पहाड़ रख देते हैं। जी जी। वो शायर को बहुत आज़ाद छोड़ते थे, और मुझे कोई सिटिंग उनके साथ ऐसी याद नहीं है जो 20 मिनट से ज़्यादा की हुई। वो हम गए कि नक्श साहब ये गाना करना है और आप लिख के ले आइए, मैं कंपोज कर लूँ। कब गाना देते हैं? कल आते हैं, परसों आते हैं, जाइए। या ये गाना करना है, इसकी धुन ये प्रोड्यूसर फाइनल करके गया है, इसका मीटर ले लीजिए, और कब गाना देते हैं? कल आते हैं, परसों आते हैं, बता दीजिए, बस ठीक है। वक्त के बड़े पाबंद थे, ये एक उनकी खासियत थी। आपको 11 बजे का वक्त दिया है तो 11 बजने में 5 मिनट कम पे बैठे तैयार मिलते थे। वाह। और कोई अगर देर से आता था तो उनको बहुत बुरा लगता था। कंपोजिशन ऐसे लगता था कि इल्हाम होता है उन्हें। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा कंपोजिशन के लिए वक्त नहीं लेते। क्या बात है। बहुत फास्ट काम करते थे। लेकिन प्रोड्यूसर जब कोई फिल्म साइन करने आता था तो उससे कहते थे कि गाने 1 महीने के बाद दूंगा मैं। वो लोग पूछते थे कि साहब आप तो बहुत फास्ट काम करते हैं, आप 1 महीने के बाद गाना क्यों देंगे? तो वो कहते थे कि 1 महीना मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे अपनी पसंद का स्टूडियो जो है वो वक्त से पहले मैं बुक करना चाहता हूँ। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से म्यूजिशियन 1 महीना पहले बुक करना चाहता हूँ, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेबैक आर्टिस्ट, ताकि मुझे किसी की खुशामद ना करना पड़े। उसके लिए मुझे 1 महीना चाहिए। और वो उसके बाद 1 महीने के बाद आप रोज 1 गाना लीजिए मुझसे। वाह। तो ऐसे ही होता था जी। कि 1 महीने के बाद वो बुकिंग उनकी इकट्ठी, 5 गाने हैं तो 5 दिन की बुकिंग होती थी, 6 गाने तो 6 दिन की, रोज 1 गाना रिकॉर्ड करके दे। तो नक्श साहब, इस समय हम अपने श्रोताओं को आपकी कौन सी रचना सुनवाएं जिसका संगीत मदन मोहन साहब का तैयार किया हुआ है? देखिए, मैं इस गाने के साथ भी एक बड़ा अजीब वाकया है कि गाना हम कुछ और, मैं लिख के ले गया था, इतवार का दिन था और अगले रोज रिकॉर्डिंग थी, लता की डेट थी, तो गीत की शक्ल थी वो। तो मुझसे कहने लगे कि नक्श साहब, कल आपके जाने के बाद प्रोड्यूसर बहुत देर तक मेरी खुशामद करता रहा कि मदन मोहन को लेके अगर गजल नहीं रिकॉर्ड की तो फिर म्यूजिक मदन मोहन का लेके फायदा क्या। तो मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत कंपोजिशन देता हूँ, उस पर अगर आप गजल कह दें तो कल वही रिकॉर्ड कर जाए। तो उन्होंने मुझे मीटर दिया, वो 4 बजे आप शेर दे सकेंगे? मैंने कहा आपको भी इतना कॉन्फिडेंस? ये सुबह 11 बजे के बाद। और मैं उस जमाने में मुलुंड रहता था, ये पैडर रोड की बात है जी। मैंने सोचा पैडर रोड से मुलुंड वापस जाता हूँ तो आने जाने में ही वक्त बहुत सर्फ होगा और वैसे थकावट होगी। तो उनकी लिफ्ट उतरते उतरते मैंने फैसला किया कि चौपाटी चलते हैं। चौपाटी पे एक कोना पकड़ के बैठ गया, मैंने शेर कहे। 4 बजे आके बैलदाबादी बैठे थे, वो शेर उनको मैंने, वो गाना था, रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे। ओफो, क्या बात है, क्या बात है। इतनी खूबसूरत चीज आपने दी है। वाह। और ये आपने 3-3.5 घंटे में आपने बस इतना ही वक्त मिला सोचने के लिए, और बस शेर आते गए और लिखते चले गए आप। ये खूबसूरत चीज तो हम अपने जो श्रोता है उनको जरूर सुनवाएंगे। रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है, दामन को बचाए कैसे,
लक्ष्य साहब, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो ना एक बार जिनका स्वाद चखने के बाद में बहुत देर तक किसी दूसरी और चीज का स्वाद चखने का मन नहीं होता कि कहीं गानों का स्वाद भी खराब ना हो जाए। सही। और मैं समझता हूँ कि लता जी ने भी न्याय किया इसके साथ में। पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया था, ये अपना चेंबूर में जो एटॉमिक एनर्जी, जी जी जी, वहाँ के जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, उन्होंने मदन मोहन की याद में प्रोग्राम किया था जी। तो मुझे ढूंढते रहे, मैं मिल नहीं पाया उनको। अब ढूंढते ढूंढते वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि साहब हम एक बार 3-4 दोस्त पूना जा रहे थे, तो गाने मदन जी के बजा रहे थे। वो जब आपका गाना आया रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, इसके बाद मेरे एक दोस्त बोल उठे कि बस इसके बाद और कोई गाना मत बजाना। तो कहने लगे कि ऐसा उस गाने का असर है जी कि वो एक हाइट है, पैमाना बन जाता है और उसके बाद में ऐसा लगता है कि और कुछ चीज लेंगे तो वो बेसुरा हो जाएगा या बेस्वाद कर देगी हमें, उसका स्वाद बना रहेगा। सही है। तो मदन मोहन साहब के साथ में जैसे काम है तब तो मुलाकात होती है, इसके अलावा कभी आना जाना इस तरह की मुलाकातें आपकी उनसे होती थी, उनको और जानने का मौका उनके बारे में एक बात और मैं बताऊं कि वो लैला मजनू मुझसे लिखवाना चाहते थे। मुझसे बात नहीं की उन्होंने, वो बाद में मुझे पता चला। शायर साहब के साथ नहीं करना चाहते थे क्योंकि शायर साहब जो लिख के देते थे वो पत्थर पे लकीर होते थे, तो वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते थे। वो तो कॉम्बिनेशन का काम है, अगर म्यूजिक में कोई लाइन अच्छी नहीं आ रही तो उसकी रिप्लेसमेंट शायर को देना चाहिए। तो इस बिना पे वो चाहते थे कि शायर नहीं लिखें, मैं ऐसा शायर लूं जिसके साथ में अपना तालमेल हो, काम कर सके, मैं जिससे कहूं कि मिसरा बदल दीजिए तो उसको बुरा नहीं लगे। तो इस बिना पे 1 महीने तक उन्होंने काम रोका, गाना रिकॉर्ड नहीं किया, लड़ते रहे। H.S. रवेल डायरेक्टर थे फिल्म के, वो शायर को चाहते थे कि शायर से लिखवानी है फिल्म, तो आखिर इनको सरेंडर करना पड़ा मदन जी को, क्योंकि इनको पैसों की ज़रूरत थी। वो उन्होंने मुझे बताया, एक मुलाकात ऐसे ही हो गई एक पार्टी में, तो मुझसे कहने लगे यार मैं समझता था कि मैं ही बदनसीब हूँ, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बदनसीब हो। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मैं 1 महीना तुम्हारे लिए लड़ा लैला मजनू के गानों के लिए, तुम्हारा काम नहीं हुआ, ये बदनसीबी नहीं है तो और क्या है। कहने लगे वो मुझे लोनावाला में मैंने बंगला शुरू किया हुआ है, ये पैसे बहुत अच्छे दे रहे हैं, तो इस सिलसिले में मुझे हाँ कर देना पड़ी और मैं वो फिल्म मैंने उसका काम शुरू कर दिया है। लेकिन एक बात मैं वादा करता हूँ आपसे कि इससे बड़ी फिल्म जब तक आपको नहीं दिलाऊंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसके बाद फिर जिंदगी ने वफा नहीं की, बहुत जल्दी चले गए। नक्श साहब, हमने आपकी रचना तो सुनवाई, लेकिन आपको मदन मोहन साहब की दूसरी रचनाएं भी पसंद होंगी जिन्हें लिखने वाले दूसरे शायर रहे हैं। कोई ऐसी चीज जो मदन मोहन साहब की आपको बहुत अपील करती लेकिन वो आपकी नहीं, आपकी लिखी हुई नहीं है? वो गाना मुझे वो आपकी नजरों ने समझे प्यार के काबिल मुझे बहुत पसंद है, इसलिए कि वो आपसे जब खिताब किया गाने का तो बहुत अच्छा लगा। और उसमें एक और बात है नक्श साहब की, मैं समझता हूँ जब हम भारतीयता की बात करते हैं, एक घरेलू स्त्री की बात करते हैं, पत्नी की बात करते हैं, वो जो एक संपूर्णता जो स्त्री की है उसमें जैसे गाने में वो उसका सारा वो जो रूप है, उसकी सारी गुण जो है वो उसके मौजूद हैं। और उसमें एक वो लाइन कहती है, जी हमें मंजूर है। तो पहले तो अनपढ़ का गाना सुनवाते हैं, और ये गाना पिक्चराइज जो किया गया था, फिल्माया गया था माला सिन्हा जी पर, और फिल्म में उनके हीरो थे धर्मेंद्र साहब, और पर्दे पर भी बड़े अच्छे ढंग से फिल्माया गया है। मदन मोहन साहब की रचना, और जैसा कि हमने बात की है राजा मेहदी अली खान साहब की लिखी हुई रचना है। तो पहले ये सुनते हैं। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल से, आपकी नजरों ने समझा।
धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। बढ़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, बढ़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। और ये तो एक खास इसका एक अपना इसी जादू। मीटर का एक गाना उन्होंने मुझसे लिखवाया था दिल की राहें में, जी, और वो गाना था आपकी बातें करें या अपना अफसाना कहें, होश में दोनों नहीं हैं किसको दीवाना कहें। बड़ा खूबसूरत गाना था, लेकिन वो मकबूल वो ज्यादा हुआ, रस्म उल्फत को निभाया। इस गाने के ही पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हों, से तो ये गाना आप सुनिए। आपकी बातें करें या अपना अफसाना कहें, आपकी बातें
नेक्स्ट जी खयाम साहब, उनका भी अपना एक अलग तरह का स्टाइल, अंदाज, बिल्कुल अंदाज है और सक्रिय भी हैं। उन्होंने भी गैर फिल्मी रचनाएं भी बहुत सारी कंपोज की हैं। तो खयाम साहब के लिए पहला गाना, पहली रचना आपने कौन सी लिखी है? बहुत अच्छा काम करते हैं और उनके यहाँ एक मेलोडी बहुत अच्छी होती है गानों में और बहुत सोच समझ के काम करते हैं। अब वो एक फिल्म खयाम साहब की मेरे पास आई थी किसी ज़माने में। उस वक्त मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, बच्चा होने वाला था, बच्चा पेट में उल्टा था और काम मेरे पास ज़्यादा था। वो मैंने फिल्म रिफ्यूज़ की। 2 गाने मुझे देना चाहते थे, 2 जानिसर अख्तर को देना चाहते थे। रिफ्यूज़ मैंने अपनी मजबूरी की वजह से की। मेरा काम कई इलाकों में बटा हुआ था, सारा दिन भाग दौड़ के फिर काम करना, फिर मुलुंड जाना, फिर वो भी जहन में ये फिक्र भी थी कि कहीं अपना घर में कोई सब ठीक ठाक हो जाए। तो उसके बाद एक गैप आ गया। उसके बाद एक फिल्म अनाउंस हुई जिसमें कैफी आजमी और मेरा दोनों का नाम था, लास्ट ट्रेन टू पाकिस्तान, जो बनी नहीं। जी। तो एक बार रास्ते में मुलाकात हो गई तो मैंने खयाम साहब से पूछा, मैंने कहा ये मर्चेंट आइवरी मुझसे तो कभी मिले नहीं, उनकी फिल्म में मेरा नाम छपा है, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, कैसे छपा? कहले मैंने दिया, आपको एतराज है? मैंने कहा नहीं, मुझे एतराज क्या हो सकता है, अच्छी बात है। खैर वो फिल्म पाकिस्तान में शूटिंग करना चाहते थे, परमिशन नहीं मिली। फिल्म 1 शेड्यूल करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए, रह गई। उसके बाद एक रोज़ सुबह मैं जुहू शिफ्ट कर चुका था, तो ये आए। तो मेरा ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट था, 2 रास्ते थे, पीछे बालकनी थी। मैं बालकनी में बैठा पेपर पढ़ रहा था, तो इतने में आके मेरे सामने खड़े हो गए। मैंने कहा आइए, आप कैसे आए? बोला नहीं, बैठना नहीं है, 10 बजे प्रोड्यूसर आने वाले हैं, आप तैयार होकर 10 बजे आ जाए। खैर मैं 10 बजे पहुंचा तो फिल्म खानदान के प्रोड्यूसर बैठे हुए थे, डायरेक्टर बैठा हुआ था। तो मुझसे कहा उन्होंने कि साहब 2 गाने आपको इस फिल्म में लिखना है। 2 गाने अनजान लिखेंगे, 2 गाने एमजी हशमत लिखेंगे। अनजान उनके जो सेक्रेटरी थे अपना जितेंद्र के जी, वो अनजान के भाई थे, उनकी रिकमेंडेशन से आ रहे थे। और डायरेक्टर थे अनिल गंगोली, वो कोरा कागज़ हिट हो चुकी थी, वो चाहते थे 2 गाने हशमत से लिखवाएं। तो ये हुआ। मैंने कहा ठीक है, अगर पूरी फिल्म मुझे देते हैं तो उसका रेट ये होगा, अगर 2 गाने लिखवाने हैं तो उसका रेट ये होगा। तो उन्होंने एग्री किया, तो 2 गाने लिखवाने हैं, हम जो आप मांगते हैं हम दे देंगे आपको, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि खयाम साहब ने एक बात पता नहीं क्या सोच के कही कि पहले 2 गाने नक्श साहब लिखेंगे। सबने एग्री किया, 2 गाने इनके। तो पहले 2 गानों में एक गाना रिकॉर्ड हुआ, ये मुलाकात एक बहाना है। सबके माइंड चेंज कर दिए और उसके बाद ये हुआ कि पूरी फिल्म नक्श साहब से लिखवाई। अच्छा पहले ही गाने में आपने झंडे गाड़ दिए। ये गाना तो बहुत ही अच्छा है, बहुत मीठा गाना है और ये मुलाकात एक बहाना है। प्यार का सिलसिला पुराना है, हमारे श्रोता इस सिलसिले से वाकिफ हैं और हम उनको ये गाना जरूर सुनवाना चाहते हैं। आइए पहले गाना सुनते हैं, फिर वापस हम यादों का दामन थामेंगे नक्श साहब की और फिर से उस दुनिया में चलेंगे। पुराना है
नक्शा साहब गाना तो सुन लिया और अब वापस मैं फिर से चाह रहा हूँ कि हम आपकी यादों की उंगली थाम करके चलें उसी दौर में, उस पुरानी दुनिया में। खयाम साहब का ये हुआ कि काफ़ी नज़दीक आ गए हम लोग और फिर मैंने एक गाना नूरी का लिखा उनके साथ। कदर तूने ना जानी, बीत जाए जवानी, कदर तूने ना जानी, बीत जाए जवानी, हो बीत जाए, हाँ बीत जाए जवानी, कदर तूने ना जानी, बीत जाए जवानी, कदर तूने ना जानी, बीत जाए जवानी। प्यासे हैं जुल्फों के साए, प्यासे हैं जुल्फों के साए, कब तक दिल में आग छुपाए, कब तक दिल में आग छुपाए, जागे रात सुहानी सुहानी सुहानी, कदर तूने ना जानी, बीत जाए जवानी, कदर तूने ना जानी, बीत जाए जवानी।
फिल्म में मैंने उनके साथ की जी, जिसका म्यूजिक काफ़ी पसंद किया गया, सराहा गया। मिसाल के तौर पे न जाने क्या हुआ, जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन, और सभी गाने अच्छे थे। जी, जी। वो फिल्म हुई। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन, निखर निखर गई, संवर संवर गई, निखर निखर गई, संवर संवर गई, बना के आईना तुझे जाने मन, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं मशहूर शायर और गीतकार नक्शलालपुरी से कमल शर्मा की बातचीत। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था PK नायर का, संयोजन चित्रलेखा जैन, प्रस्तुति कल्पना शेट्टी। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी। उजाले उनकी यादों